वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण अधिनियम क्रमशः कब पारित किए गए? हम लोग यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज कर रहे हैं पीटी 2022 के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएचईएससी हो, ट्रिपल एससी, जो भी उन सब के एग्जाम्स में महत्वपूर्ण सीरीज जारी है। और जो पहला क्वेश्चन है आज का वो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ना एक एक्ट इससे आता ही आता है हमेशा के लिए, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1972 में, 1972 में। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट वाला जो आया था, पूछा गया था अभी, तो 1974, 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट वाला 1980। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, एयर पोल्यूशन वाला कब आया? 1981 में। और लास्ट रहेगा ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण अधिनियम, साउंड पोल्यूशन, तो 2000 में। एक ना एक आपको एग्जाम में मिले, गलत नहीं करना। फिर सुन लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 और ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण अधिनियम 2000। यूट्यूब से अनुपम से सब्सक्राइब करना ना भूले, इसी तरह की बेहतरीन जानकारियों के लिए और बेहतरीन सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मालवी चमत्कार, सोनारा 64 और माही सुगंधा किसकी वैरायटी है? तो मालवी चमत्कार जो वैरायटी है वो किसकी? अरहर की है। किसकी? अरहर की। सोनारा 64 गेहूं गेहूं की है। और माही सुगंधा धान पैडी की। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो एग्रीकल्चर होती है, झूम कृषि, उसके नाम बताने आपको। कहाँ पर कौन होती है? वाल्टेरे कहाँ पर है? बेवार एवं दहिया, कुमारी, दीपा। तो जो वाल्टेरे या वाल्ट्रा होती राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, साउथ ईस्ट राजस्थान, वाल्टेरे राजस्थान साउथ ईस्ट। बेवार एवं डहिया एमपी, बेवार एवं डहिया एमपी। कुमारी वेस्टर्न घाट, कुमारी पश्चिमी घाट। पूछते हैं आपसे। दीपा छत्तीसगढ़ में, बेसिकली बस्तर में, दीपा छत्तीसगढ़ बस्तर में। वाल्टेरे राजस्थान दक्षिण पूर्व राजस्थान, बेवार एवं डहिया एमपी, कुमारी पश्चिम घाट, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़, झूम नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च सेंटर चिकमंगलूर कर्नाटका में है, चिकमंगलूर कर्नाटका में। जबकि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, नेशनल बनाना रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु, त्रिची तमिलनाडु। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बागान सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। तो मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब सबसे पुराना, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1889, 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। रट लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर। पुरुषों के बैडमिंटन विश्व कप और महिला के बैडमिंटन विश्व कप के नाम क्या होते हैं? तो जो पुरुष बैडमिंटन वर्ल्ड कप होता है, मेल बैडमिंटन वर्ल्ड कप होता है, चैंपियनशिप होती है, इसे बोलते हैं थॉमस कप। तो थर्मस या थम्स अप आता है ना, थम्सअप का आता है, सलमान खान याद रखना, थम्सअप से पुरुषों वाला। तो पुरुष बैडमिंटन वर्ल्ड कप, मेल बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप थॉमस। जबकि महिलाओं के लिए उबेर, महिलाएं अधिकतर उबेर ओला में जाती है ना, तो याद रखिए महिला बैडमिंटन विश्व कप, उबेर कप। तो महिलाओं के लिए उबेर कप और पुरुषों के लिए थॉमस कप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ प्लेयर बताने आपको, किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं? बहुत पूछते हैं। वाटर पोलो, बेसबॉल, खो खो, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, प्लेयर कितने होते हैं? तो वाटर पोलो में आपके 7 प्लेयर होते हैं। कितने? 7। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, 9। खो खो में 9, कबड्डी में 7। पूछते हैं आपसे, वाटर पोलो 7, बेसबॉल 9, खो खो 9, कबड्डी 7। और ये पीडीएफ निःशुल्क पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल किसकी उपाधि थी? तो ब्लैक पर्ल जो है महान फुटबॉलर पेले की उपाधि थी। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले की उपाधि थी ब्लैक पर्ल, है ना। ब्लैक पर्ल पेले की उपाधि थी, महान फुटबॉलर थे पेले। और ये कहाँ के थे? तो आप बता पाएंगे, ब्राजील के थे। और ब्लैक पर्ल कौन से गेम संबंधित थे? फुटबॉल से। मतदाता आयोग घटाने संबंधित एक्ट कौन सा था? वोटिंग जो एज हमने 21 से घटाकर 18 की, किस एक्ट के तहत वोटिंग करने की एज 21 से लेस करके 18 कर दी गई थी? तो 61 अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से वोटिंग करने की एज 21 से लेस करके 18 कर दी गई। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
फर्स्ट ईसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में दिया था, जब इसके अध्यक्ष तब बनाए गए थे कौन, मोरारजी देसाई बनाए गए थे। बाद में 1967 में इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया हो गए थे। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966 में, शुरुआत में इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, बाद में इसके अध्यक्ष कौन हो गए थे, के हनुमंतैया। तो भारत में सबसे पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और भारत में जो लोकपाल लोकायुक्त है वो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिरूप है। और दुनिया में सबसे पहले लोकपाल लोकायुक्त या जो ओम्बुड्समैन जाना जाता है उसकी स्थापना 1809 में कहां पर हुई थी, स्वीडन में। मशीन गन के आविष्कारक कौन थे, मशीन गन के आविष्कारक कौन थे, तो जेम्स पकल इंग्लैंड के थे, यूके के थे, और इन्होंने 1718 में इसका आविष्कार किया, जेम्स पकल ने मशीन गन। प्रकाश का कलर, प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो तरंग दैर्ध्य से, वेवलेंथ से, प्रकाश का जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ से डिसाइड किया जाता है। और लाल रंग, रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम मिनिमम होती है। आपसे पूछ सकते हैं रेड या लाल कलर की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईसीजी, ईजीई, ईएमजी किससे संबंधित है, तो ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ईईजी का मतलब है मस्तिष्क, ब्रेन से संबंधित है ईईजी, है ना। फिर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो ईसीजी हार्ट से, किससे, हार्ट से संबंधित है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियां मसल से संबंधित है, रट लीजिएगा, पूछते हैं आपसे। ईईजी फॉर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ईईजी मस्तिष्क ब्रेन से संबंधित, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट हृदय संबंधित, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मसल या मांसपेशियों संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो सबसे पहले बीएमडी का फुल नेम आपसे पूछेंगे, तो बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी मींस बोन मिनरल डेंसिटी, और ये ऑस्टियोपेरेसिस या अस्थिरंध्यता से संबंधित है। बीएमडी का परीक्षण अस्थिरंध्यता रोग या ऑस्टियोपेरेसिस रोग की जांच करने के लिए किया जाता है, और इसका पूरा नाम क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तो कौन सा होता है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन। नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 65% ऑक्सीजन, 65% ऑक्सीजन है। नंबर 2 पर कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। लगातार जुटे रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और ये 15 क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन को कितनी तेजी से आगे ले जाएंगे आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही स्थिति इन क्वेश्चंस की, बहुत छोटे हैं लेकिन एग्जाम हॉल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। के क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे बड़े द्वीपों का आरोही क्रम क्या है, तो जापान के क्षेत्रफल के आधार पर जो 4 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। क्वेश्चन पूछते हमेशा होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही, किसी भी एग्जाम्स के लिए, यूपीपीएससी तो ब्रह्मास्त्र ही, इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान, यूपीएचसी, सबके लिए कॉमन एक बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स को बेहतरने को बहुत आसानी से पार ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, इजराइल की सीमा किससे मिलती है, तो इजराइल की सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। किससे, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से लगती है। आपसे पूछेंगे जरूर। अगला है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एटलस पर्वत, एटलस माउंटेन अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में। और अफ्रीका के बेसिक किन किन देशों में पूछेंगे, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिसिया में स्थित है। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको निःशुल्क और बेहतरीन तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनुपम सर। साथ ही इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनुपम सर जीएस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो कुछ डैम दिए गए हैं आपको बताना है कि डैम कहाँ पर और किस रिवर पर है। आपसे पूछते हैं डैम किस रिवर पर है, तो पहला असवान डैम, असवान बांध आपका नील रिवर पर है, नाइल पर है। करीबा बांध जाम्बेजी पर, जाम्बेजी नदी पर। फ्यूवर कोलोराडो एंड ग्रैंड कोलंबिया
आसवान डैम नाइल रिवर, करीबा डैम जाम्बेजी, ह्यूवर कोलोराडो एंड ग्रांड कोली कोलंबिया पर स्थित बांध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन चार में से एक आध हर बार मिल जाता है आपको मैचिंग के लिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश स्थित हैं, कौन कौन देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं? तो अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, फिर भी याद कर लीजिए, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एंड सोमालिया आर मेड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साइंस का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? या परम शून्य ताप क्या होता है जिसके नीचे मतलब फिर ताप नहीं हो सकता? तो परम शून्य ताप की अगर हम बात करें तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो -273.1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, के को रट लीजिएगा, गलत नहीं करेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एसिड पाया जाता? बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, रट लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बार बार सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है सिरका, तो सिरका में एस्टिक एसिड होता है, एस्टिक अम्ल होता है। नींबू, नींबू में साइट्रिक या सिट्रिक एसिड होता है। इमली में टाल्टेरिक एसिड होता है, टाल्टेरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, और सेब में आपका मौलिक एसिड, मौलिक अम्ल। सिरका में एस्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक, लेमन से, इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड और सेब एप्पल में मौलिक एसिड, रट लीजिएगा इनको। अगला है, कार एवं अन्य मोटर गाड़ियों की बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? जो कार व अन्य मोटर गाड़ी ऑटोमोबाइल्स की बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं? बहुत बार पूछा गया है, गलती हर बार होती, गलती आपको नहीं करना, रट लेना आपको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, किसका? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं कार एवं अन्य मोटर गाड़ियों की बैटरी में। मतदान के समय उंगली में निशान लगाने के लिए प्रयुक्त स्याही कौन सी होती है? ड्यूरिंग वोटिंग, तो वोटिंग के समय आपकी जो थंब में, आपकी जो उंगली में निशान लगाया था, किस उसमें जो इंक होती है वो कौन सी इंक होती है? तो उस इंक का प्रयोग किस करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, जो निशान लगाया था किससे? सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय, वोटिंग के समय जो आपकी उंगलियों में निशान लगाए जाते हैं वो किसकी स्याही होती है, इंक होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट। और इसकी निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये दिया हुआ है, अनुपम सर GS ग्रुप, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कुछ अयस्क पूछे हैं, किन धातुओं के हैं? तो अर्जेंटाइन और सिनेबार किसके अयस्क हैं? तो अर्जेंटाइन आपका चांदी Ag, अर्जेंटाइन सिल्वर Ag का, और सिनोबार पारा Ag या पानी पारा मरकरी, तो अर्जेंटाइन चांदी का और सिनेबार पारा का अयस्क हो गया। और पारा मिश्रित जो धातुएं होती हैं उन्हें हम अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन भी अलग से आया हुआ है कि पारा मिश्रित धातुएं क्या कहलाती हैं? तो अमलगम कहलाती है। ध्यान रखना, आयरन या लोहा अमलगम नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वो न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? यानी कि पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है आपका, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, तो वो सबके लिए लागू है, लेकिन कितने से कम आबादी के लिए मध्य स्तरीय पंचायती राज नहीं होता है? तो अगर उस राज्य की आबादी 20 लाख तक है तो वहाँ पर खाली ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगा। जो आपका मध्य स्तर की पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत, उसका बनाया जाना अनिवार्य नहीं होता। यानी कि 20 लाख के कम आबादी वाले राज्यों में आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज के मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत वो गठित नहीं होती है। बाकी पंचायती राज से संबंधित कोई भी डाउट के लिए आप मेरा जो पहला वीडियो था पंचायती राज जरूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करते हैं? तो जो प्रेसिडेंट आपका जारी करता है वो आर्टिकल 123 और राज्यपाल 213, यानी कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल 123 123 के तहत, और राज्यपाल गवर्नर आर्टिकल 213 213 के तहत ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी तब करते हैं जब सदन ना चल रहा हो या कोई अनिवार्य ऐसा कोई अपरिहार्य मुद्दा आ गया हो। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 2001 से 2011 के बीच जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही भारत की कितनी रही? तो आप बता पाएंगे कितनी रही वो 17.7, 17.7% रही। कितनी रही? पूछा है आपसे बार बार, 17.7% रही, जिसमें से ग्रामीण रूरल जो रही वो 12.3
और जो शहरी रही अर्बन 31.8%। ओवरऑल कितनी रही 17.7% की वृद्धि हुई। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12.3% और शहरी क्षेत्रों में 31.8% की वृद्धि हुई। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से दुगनी से अधिक संख्या में लगभग शहरों क्षेत्र में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 14, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। जो पहले तीर्थकर थे और फिर 23वें फिर 24वें, जो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। पूछा था उत्तरायण पीछे में। तो जो इसके 23वें तीर्थकर थे, कौन से 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनका जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बनारस में। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम अशुसेन, जो कि बनारस के राजा थे। पिता का नाम क्या था? राजा अशुसेन। और माता का नाम था इनकी बामा देवी। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लेते हैं वो क्या था? सर्प। सर्प रटना, गलत नहीं करना। कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? तो लगातार 6 वर्षों तक आज़ादी के पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से 46 तक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। कब? 40 से 46 के दौरान, 40 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम। आपसे पूछते भी हैं तो इंडिया विंग्स फ्रीडम इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी। किनकी? अबुल कलाम आज़ाद की। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। लगातार निःशुल्क और बेहतरीन तैयारी के लिए आप इसमें जुटे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय। किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक तथा छोटे राज्यों में 12 नहीं हो सकती है? किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये नियम बना दिया गया था कि जो टोटल मिनिस्टर्स होंगे 50% से अधिक नहीं होंगे। साथ ही जो स्मॉल स्टेट लाइक उत्तराखंड वगैरह, उसमें 12 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये किससे बनाया गया? 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से नियम बना दिया गया था कि बड़े राज्यों में और केंद्र में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, जबकि छोटे राज्यों में 12 से अधिक नहीं होगी। याद रखें इस बात को। जबकि दिल्ली में अधिकतम कितने हैं ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल रही, लगातार आप इसको देखते रहिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय क्या होता है? क्वेश्चन आवर और 0 आवर का समय क्या होता है? तो प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर 11 से 12, 11 to 12 PM और 0 आवर 12 to 1 PM। शून्यकाल 12 से 1 बजे का समय होता है। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित समितियां हैं, कौन कौन थी? तो केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं, पहली थी सरकरिया आयोग, 1983 में आए। राजेंद्र सिंह सरकरिया इसके अध्यक्ष थे। बी सी रमन और SR सेन इसके अन्य मेंबर थे। सरकरिया आयोग के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सरकरिया, बी सी रमन, SR सेन, इसमें 3 अन्य मेंबर थे। 1983 में पुंछी आयोग 2007 में भी आया। पुंछी कमीशन 2007 में। राजमन्नार समिति 1969। ये सब तीनों संबंधित जो कमेटियां हैं, सरकरिया और पुंछी और राजमन्नार, ये तीनों का संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, केंद्र राष्ट्र संबंधों से। और सरकरिया आयोग ने ही अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की थी। इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई गई वो सरकरिया आयोग की सिफारिश पर ही बनाई गई। और इंटर स्टेट काउंसिल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 263 में है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद है। मई 1990 में इसकी स्थापना की थी। संविधान से संबंधित सभी प्रमुख आर्टिकल और सभी प्रमुख संविधान संशोधन की यूट्यूब पर जाएंगे मेरे चैनल पर, तो वहाँ पॉलिटिक्स चेकलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जरूर सुने। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कम में आपको सब कुछ मिलेगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद और अंतर्राष्ट्रीय करारों से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो इंटर स्टेट्स रिवर वैलीज का जो है वो आर्टिकल 262 में है। 262 जो अनुच्छेद है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद से, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट संबंधित है। जबकि आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय करारों से आर्टिकल 253 बहुत पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक तत्व कौन मिलता है? आपसे पूछते हैं बार बार। तो पृथ्वी के क्रस्ट में जो सर्वाधिक तत्व मिलता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 46.8%, देन सिलिकॉन है 27.7। नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, फर्स्ट रैंकिंग पर क्या ऑक्सीजन है। नंबर 2 पर सिलिकॉन है, नंबर 3 पर आपका एल्यूमिनियम है। तो क्रस्ट में सर्वाधिक ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। जबकि ओवरऑल संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अर्थ में क्या है? नंबर 1 पे लोहा है, फर्स्ट पे आयरन 35.5%,
फिर ऑक्सीजन है 30%, देन सिलिकॉन, यानी कि पृथ्वी में लोहा ऑक्सीजन सिलिकॉन, कक्ष में ऑक्सीजन सिलिकॉन। याद रखेंगे इस बात को, गलत नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित ज्वालामुखी जो वॉल्केनो वो कहाँ पर स्थित, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी ज्वालामुखी पूछी गई हैं, कभी भी आपसे पूछ लेंगे। तो पहली जो ज्वालामुखी है माउंट ताल, तो माउंट ताल कहाँ पर है, और मेयान और पिनाटुबो ये तीनों कहाँ पर हैं, फिलीपींस में है। माउंट ताल, मेयान, पिनाटुबो ये तीनों कहाँ पर हैं, फिलीपींस में है। कौन कौन सी, माउंट ताल, मेयान, पिनाटुबो फिलीपींस में। देवबंद जो आपका है वो ईरान में है। देवबंद कहाँ पर है, ईरान में है। देवबंद ईरान में है, देवबंद ईरान। चिम्बारेजो इक्वाडोर में है, चिम्बारेजो इक्वाडोर में है। विसुवियस आपका इटली में है। फिर सुन लीजिए, माउंट ताल, मेयान और पिनाटुबो तीनों वॉल्केनोज फिलीपींस में, देवबंद ईरान में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में और विसुवियस इटली में है। ये बहुत पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट है पिरेनीज और वाजेस पर्वत कहाँ पर स्थित हैं, तो जो पिरेनीज है वो आपका स्पेन एंड फ्रांस के बीच है, पिरेनीज पर्वतमाला बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, जबकि वाजेस जो है आपका बिटवीन फ्रांस एंड जर्मन, यानी कि वाजेस फ्रांस और जर्मनी के बीच है। पिरेनीज आपका स्पेन और फ्रांस के बीच, वाजेस फ्रांस और जर्मनी के बीच है। निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके कुछ प्लेटो हैं, ये प्लेटो कहाँ कहाँ पर है तो देख लेते हैं। तो पहला जो प्लेटो है हमारा लारेसिया, ये कहाँ पर है, तो लारेसिया कनाडा में है। लारेसिया कनाडा। एशिया माइनर, अनातोलिया बोथ टर्की, एशिया माइनर और अनातोलिया दोनों पठार तुर्की में है। जबकि ग्रेट बेसिन जो है आपका यूएसए अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन कहाँ, यूएसए अमेरिका में। तीनों प्लेटो हो गए, तीनों पठार हो गए। अब बात कर लेते हैं कुछ डेजर्ट, कुछ मरुस्थल फेमस कहाँ कहाँ पे हैं, तो गिब्सन और सिप्सन दोनों कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन एंड सिप्सन ऑस्ट्रेलिया। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। अटाकामा चिली में है, अटाकामा चिली में। विश्व का सबसे शुष्कतम आपका जो डेजर्ट है वो चिली है, और ये उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली नॉर्दर्न चिली में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अगर कोई तो अटाकामा। मोजावे कहाँ पर है, यूएसए में है। मोजावे यूएसए अमेरिका में है, याद रखना है, इनको गलत नहीं करना है। अब बात करते हैं कुछ लोकल जो विंड्स होती हैं, स्थानीय पवनें कौन कहाँ पर चलती हैं उससे पूछते हैं। तो आपका पहली जो है जोंडा, जोंडा अर्जेंटीना, जोंडा अर्जेंटीना। हबूब कहाँ पर चलती है, तो हबूब सूडान में, हबूब सूडान में। खमसिन इजिप्ट, खमसिन मिस्र में। मिस्टल स्पेन और फ्रांस में। जोंडा, हबूब, खमसिन तथा मिस्टल कहाँ कहाँ चलती हैं, जोंडा अर्जेंटीना में, हबूब सूडान में, खमसिन मिस्र में, मिस्टल स्पेन और फ्रांस में। ज्वार, टाइड आप जानते हैं, हाई टाइड लो टाइड। तो ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई, जो टाइड होता है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है, वे ऑफ फंडी, वे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी कनाडा में, फंडी की खाड़ी कनाडा में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार टाइड आता है। अब कुछ ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, किर्गिज, मसाई, बुशमैन, सेमांग, ये कहाँ पर हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं कुछ ट्राइब्स की, कौन सी ट्राइब्स कहाँ पर है। तो जो किर्गिज, मसाई, बुशमैन, सेमांग की बात करें तो किर्गिज जो है वो आपका मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में किर्गिज सेंट्रल एशिया में है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, बेसिकली केन्या वगैरह, मसाई ईस्टर्न अफ्रीका। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। और सेमांग मलेशिया, सेमांग मलेशिया। किर्गिज सेंट्रल एशिया, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बुशमैन कालाहारी, सेमांग मलेशिया। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पूछा है, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सर्वोच्च चोटी है वो है तिरिचमीर। कौन सी है, तिरिचमीर, 7,708 मीटर हिंदुकुश पर्वतमाला में। द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज तिरिचमीर, 7,708 मीटर इन हिंदुकुश माउंटेन सीरीज। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहते हैं, तो लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहा जाता है, आप सब जानते हैं, भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भूटान को। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट भूटान को कहते हैं, भूटान। और अंतिम क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो श्रीलंका की द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ लंका, महावेली गंगा। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, जबकि सबसे ऊंची चोटी आपकी पिदरू तालागामा, 2527 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका इस पिदरू तालागामा या गाला, 2527 मीटर। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ लंका महावेली गंगा। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप, और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब ना भूलें। आपको निःशुल्क पीडीएफ लगातार जुटे रहिए। ये 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कितने काम आ रहे हो आपको सबूत खुद मिलता आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अफलातून किसे कहते हैं, तो आप ये सब जानते हैं कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है,
तो सूरजमल जाट थे, भरतपुर के पास इनका राज्य हुआ था, जाटों का राज, तो जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया था? तो राजा जयसिंह ने जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस था मथुरा। यूपी में 2 स्थान थे, बनारस और मथुरा। यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार हम ब्रह्मास्त्र सीरीज करते आ रहे हैं और आप लगातार देख रहे हैं जैसे पेपर हो रहे हैं उत्तराखंड और या भी आर जो भी हुए उन सब में कितने क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं और आने वाले पीसेस और बिहार पीसेस के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज गलत नहीं करना। राजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 2 नवंबर 1780 को हुआ था और किस मिसल में हुआ था? तो शुकर चाकिया मिसल। कौन सी मिसल थी? शुकर चाकिया मिसल। मिसल आप जानते हैं इनकी एक 12 मिसल थी सिखों की, तो शुकर चाकिया मिसल में हुए थे और इनके पिताजी का नाम महासिंह था। क्या नाम था? महासिंह। रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ ये भी पूछते हैं, तो आप बता पाएंगे किस में हुआ था? शुकर चाकिया मिसल में। 2 नवंबर 1780 को महासिंह पिताजी थे इनके, महासिंह इस मिसल के मुखिया थे। लाहौर इनकी राजधानी थी। 1809 में इन्होंने अमृतसर की संधि की थी अंग्रेजों से। अंग्रेजों से कौन सा? चार्ल्स मेटकाप। 1809 में अमृतसर की संधि। पानीपत का 3rd युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का 3य युद्ध 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को हुआ मराठों और अफगानों के बीच। मराठों के और अफगानों के बीच, तो मराठों की ओर सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व करता थे, जबकि अफगानों की ओर अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व करता थे और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, दुर्भाग्यपूर्ण। अगला है नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बहुत पूछते, मराठों का एक योग्य नेता था। तो नाना फडणवीस का जो मूल नाम था, ओरिजिनल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु। पूछ सकते हैं नाना फडणवीस का रियल नेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बालाजी जनार्दन भानु। और इसी नाना फडणवीस को ग्रांड डफ ने मराठों का मैकियावेली कहा था। ग्रांड डफ ने, जिसने कि मराठों का इतिहास लिखा है, उसने मराठों का मैकियावेली भी कहा था। किसको? नाना फडणवीस को, जिसका रियल नेम बालाजी जनार्दन भानु था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? बहुत पूछते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने की? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बहुत पूछी आती ब्लू वाटर पॉलिसी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की, याद रखें इस बात को। अगला है बम्बई शहर का संस्थापक कौन था? किसे माना जाता है? तो गेराल्ड एंगियर को। हालांकि कुछ त्रुटिपूर्ण इतिहास लेखन है उसकी वजह से ऐसा है। तो बम्बई शहर का संस्थापक गेराल्ड एंगियर को माना जाता है। जिस हिसाब से कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नोक को माना था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे संस्थापक मानने से अभी हाल ही मना कर दिया है। तो उसी तरह बम्बई का शहर का संस्थापक गेराल्ड एंगियर, जो भी त्रिपुर अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा गेराल्ड एंगियर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में 1664 में हुई। कब हुई? 1664 में हुई। और किसके समय हुई थी? लुई 14, लुई 14वां, वहाँ का शासक था लुई 14वां। अब कुछ हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, वो किन किन राज्यों में हैं, कहाँ से उनका संबंध है, आइए देखते हैं। हमेशा पूछे आते हैं और बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे नृत्यों की, तो बात कर लेते हैं भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। कथकली का संबंध आपका केरल से है, कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्रा, कुचिपुड़ी आंध्रा। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। सत्रिया असम, कथक यूपी, याद कर लीजिए। ये शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है हमारे। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्रा, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम और कथक उत्तर प्रदेश। कोई ना कोई एक नृत्य आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा और गलत नहीं करना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ इसकी निःशुल्क PDF आपको मिल जाएगी। अगला है, फिर कुछ हम बात कर रहे हैं लोक नृत्यों की, फोक डांसेस की, वो कहाँ से संबंधित है? तो देख लीजिए। पहला रऊप, तो रऊप का संबंध जो है वो कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से है। नाटी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नाटी जो डांस होता है वो नाटी नाटी बहुत फेमस है वहाँ, चंबे का, हिमाचल में है। गणगौर और घूमर, ये दोनों का संबंध राजस्थान से, गणगौर और घूमर का संबंध राजस्थान से। स्वांग का संबंध आपका हरियाणा से, स्वांग का संबंध हरियाणा से है। और गरबा का संबंध गुजरात से है, गरबा गुजरात। पडवानी छत्तीसगढ़, पडवानी छत्तीसगढ़। तमाशा महाराष्ट्र और अंकिया नट असम से है, याद रख लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए। रऊप का संबंध जम्मू कश्मीर से, नाटी हिमाचल प्रदेश, गणगौर एंड घूमर राजस्थान से, स्वांग हरियाणा, गरबा गुजरात, पडवानी छत्तीसगढ़, तमाशा महाराष्ट्र, अंकिया नाट असम से। जब भी किसी एग्जाम में कहीं पर भी आपको मिलेगा,
अब आपको इससे गलती नहीं करनी है। अगला है साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इन दोनों की स्थापना 1954 में बहुत पूछा जाता है और अभी पूछा गया हाल ही में, कल ही जो एग्जाम हुआ आपका आरओ वाले में मैच मिलाने को। तो साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई। संविधान सभा का प्रतीक क्या थी? संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या थी? तो हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या मोहर क्या था? हाथी। याद करिए, हाथी। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, हैंड राइटिंग है, ये आप जानते हैं, हैंड रिटन है, पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। तो इसे किसने लिखा था? तो याद रखें, बहुत बेहतरीन नाम है, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान पूर्णतः हैंड रिटन है, फुली हैंड रिटन है, हस्तलिखित है। तो इसे किसने लिखा था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। याद रखें इसको। अगला है मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है भारत में? तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रशिया रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो है आपका साउथ अफ्रीका से लिए गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन सब का भला हो। ये 15 क्वेश्चन जो होते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ देने वाली है, लगातार जुटे रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? अंतिम क्वेश्चन है सीरीज का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम अनुपम सर जीएस ग्रुप निःशुल्क पीडीएफ के लिए और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लूनी का उद्गम कहाँ से होता है? आप सब जानते हैं लूनी एक रिवर है जो राजस्थान और गुजरात होते हुए समुद्र में नहीं पहुंच पाती, समुद्र से पहले ही विलीन हो जाती है। लूनी नदी का जो ओरिजिन है वो नाग पहाड़ी अजमेर से है। नाग पहाड़ी बेसिकली अरावली की एक पार्ट है और अजमेर में एक लेक है आना सागर लेक, उसी के पास से इसका ओरिजिन होता है। और एक क्वेश्चन एक और आता है, हमेशा पूछते हैं कि कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती? तो लूनी जो है ये कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुँच पाती और थार मरुस्थल में एकमात्र बहने वाली नदी है लूनी। इसी को पहले सागरमती या लवणावती भी कहते थे, इसका एक नाम सागरमती भी है। इसका ओरिजिन नाग पहाड़ी अजमेर से है जो कि अरावली की एक श्रृंखला है। अरावली इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक फील्डर हबूब यामू किस किस देश में चलने वाली हवाएं हैं? तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, हबूब सूडान में, यामू जापान में। ये गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं लोकल विंड्स हैं, वार्म लोकल विंड्स हैं। तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, हबूब सूडान में चलती है, यामू जापान में। ये क्वेश्चंस आपको बार बार मिलते हैं और अभी भी आप उत्तराखंड पीसीएस में भी कर चुके हैं, यूपी में भी कर चुके हैं। और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लगातार शेयर करते रहें। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप यूं ही मत समझें, हल्के मत लें, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तब इसकी उपयोगिता मालूम चलेगी। आप लगातार बने रहिए इसके साथ, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1, B2, B5, B6 एंड B12 के साइंटिफिक नेम क्या हैं? विटामिन B12, B1, B2, B5, B6 और B12 के वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे गए हैं तो आपको बताने हैं। क्या नाम होंगे? साइंटिफिक नेम बताइए जल्दी से। आप सब जानते हैं B1 को हम थाइमिन कहते हैं, B1 को हम क्या कहते हैं? थाइमिन। B2 आपका रेबोफ्लेविन, B2 रेबोफ्लेविन हो गया। B5 आपका पेंटोथेनिक एसिड हो गया। B6 को पाइरिडॉक्सिन बोलेंगे और B12 साइनोकोबालामिन। एक बार फिर सुन लीजिए, B1 थाइमिन, B2 रेबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक एसिड पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पाइरिडॉक्सिन और B12 साइनोकोबालामिन। और विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं, एक जल में विलय होते हैं, एक वसा में। तो जल में जो विलय होते हैं वो कौन से होते हैं? BC जल में होती है हमेशा। तो याद रखिए, वाटर सोल्यूबल कौन से? विटामिन B एंड विटामिन C। बाकी सभी फैट सोल्यूबल हैं वसा में। किस आर्टिकल के तहत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? किस आर्टिकल के तहत पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज में शुरू किया गया है? तो आर्टिकल 43A अनुच्छेद 43A कहता है श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन वर्कर्स इन मैनेजमेंट।
तो जो आर्टिकल 43A है कब जोड़ा गया था? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 43A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था। तो 43A में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन और दल बदल अधिनियम से संबंधित शेड्यूल कौन सी हैं, संबंधित अनुसूची कौन सी? तो आप सब जानते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची में और दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज शेड्यूल नंबर 4th एंड एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल अधिनियम जो है 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वीं अनुसूची के प्रावधान किन किन राज्यों पर लागू होते हैं? जो 6th शेड्यूल के रूल्स हैं वो किन किन स्टेट्स पर लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों पर 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल के प्रावधान लागू होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल बेसिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान हैं वो 6th शेड्यूल में है। क्वेश्चन नंबर 7, मनी बिल धन विधेयक किस आर्टिकल में है? धन विधेयक किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में मनी बिल का उल्लेख है। और जितने भी आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आपको सब नहीं पढ़ने होते। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप पॉलिटी प्लेलिस्ट में टिक करेंगे, वहाँ पर 5-6 वीडियो पढ़े और वो ऐसे महत्वपूर्ण 2 वीडियो खाली पढ़े अनुच्छेद और 3 पढ़े, उसके 2-3 वीडियो है मात्र, उससे पूरा कवर हो जाएगा। आपको कहीं से कभी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी से आप आर्टिकल्स के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब अधिसूचित किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। 10 सितंबर 2013 को। इसमें क्या है कि 67% ओवरऑल पॉपुलेशन शामिल की गई, देश की कितनी 67% पॉपुलेशन शामिल की गई, जिसमें से ग्रामीण रूरल एरिया की 75% है, अर्बन की 50%। ग्रामीण में 75% लोग, 75% अर्बन रूरल एरियाज़ के एंड शहरी अर्बन एरिया 50% लोग शामिल होंगे। और ये निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम अनुपम सर GS ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन से हमारा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में क्या क्या कथन सत्य हैं? तो सत्य क्या है कि CSR की जो अवधारणा की गई है आई है, CSR को जो कंपल्सरी बनाया गया वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR को अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। और उसमें भी ये रखा गया कि पिछले 3 वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना होगा। कितना? 2%। ये पीसेस में आ भी चुका था, उसमें 1% दिया था, वो गलत था। तो कंपनी एक्ट 2013 से CSR आया है और ये अपने कंपनी अपने टर्नओवर का जो पिछले लास्ट 3 ईयर्स का जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का 2% CSR में खर्च करेंगे। CSR मतलब क्या होता है? ऐसे काम जो समाज के, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में वो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी ताकि लोगों की भलाई के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व निभा सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृष्णदेव राय जो विजयनगर के शासक थे, आप जानते हैं तुलुक डायनेस्टी के। तो कृष्णदेव राय जिनको आंध्र भोज भी कहा गया, क्या कहा गया है? आंध्र भोज भी कहा गया है। तो उनके द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो कृष्णदेव राय एक महान शासक थे जिन्होंने तलवार के साथ कलम पर भी बराबर अधिकार था, तो कलम के द्वारा उन्होंने बहुत काम किए। तो जामवती कल्याणम एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, जामवती कल्याणम, ये संस्कृत में लिखी है जामवती कल्याणम। आमुक्त मालदाय बहुत पूछी जाती है, तो आमुक्त मालदाय ये तेलुगु में है, आमुक्त मालदा तेलुगु में है, तथा उषा पर्णे नामक नाटक, यानी 3 पुस्तकें लिखी उन्होंने प्रमुख कृष्णदेव राय, जिन्हें आंध्र भोज भी कहते हैं। जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम संस्कृत में, आमुक्त मालदाय तेलुगु और उषा पर्णे नाटक। साथ ही साथ इन्होंने 2 महान मंदिरों का निर्माण भी करवाया, हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी मंदिर। हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज थे। क्या थे? अष्टदिग्गज ये तेलुगु के महान 8 कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे, जिसमें कृष्णदेव राय, तेनालीराम के
नाम आपने सुना ही हुआ है, अल्लाह सानी पेदन्ना वगैरह बहुत लोग थे। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कृष्णदेव राय, जिन्हें आंध्र भोज भी कहते थे, इन्हीं के कोर्ट में अष्टदिग्गज भी थे। इन्होंने जाम्बती कल्याणम, आमुक्त मालदाय, उषा पांडे नामक नाटक लिखे, साथ ही हजारा राम तथा विठल स्वामी से मंदिरों का निर्माण भी करवाया। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी डायनेस्टी? तो बहमनी डायनेस्टी का जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था वो अलाउद्दीन बहमन शाह था। अलाउद्दीन बहमन शाह, उसी ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अलाउद्दीन बहमन शाह को ही हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य का फाउंडर अलाउद्दीन बहमन शाह, आयदर हसन गंगू, और इनकी कैपिटल थी गुलबर्गा। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक दो बार आते ही आते हैं। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैतवाद एंड शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक फाउंडर कौन थे? तो अद्वैतवाद के फाउंडर शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य। फिर सुन लीजिए, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की भी स्थापना की थी, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। और इनकी व्याख्या हम लोग कभी मेंस के पर्पज से करेंगे कि अद्वैतवाद क्या है, विशिष्टद्वैतवाद क्या है। किसे संतों का संत कहा जाता है? संतों का संत रैदास को। किसे कहा जाता है? संतों का संत रैदास को। संतों का संत रैदास को कहा जाता है। और किसने कहा है? ये कबीर ने कहा है। संतों का संत रैदास को किसने कहा है? कबीर ने कहा है। संतों का संत रैदास जी को कहा जाता है। रैदास का जन्म भी बनारस में हुआ था। और किसने कहा था? कबीर ने कहा था। और कबीर का जन्म बनारस में हुआ था, मगहर के पास, काशी में हुआ था, लहर तालाब के पास। मगहर उनकी डेथ हुई थी। कबीर का जन्म आपसे पूछ सकते हैं तो मैंने लिख भी दिया है। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और इनकी डेथ मगहर में 1518 में हुई थी। कुल 120 वर्षों तक ये कबीर दास जिए थे। कबीर की जो प्रसिद्ध पुस्तक साखी सबदरमैनी। कबीर का जन्म 1398 में काशी के पास लहर तालाब में नीरू नामक जुल्हा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। और इनकी डेथ मानी जाती है मगहर में 1518 में। 120 वर्षों तक कबीर जिए। और कबीर अपने ज़माने के फक्कड़, मस्त मौला और बेहतरीन अपनी बात को कहने वाले भक्तिकाल के सर्वोच्च स्तंभों में एक थे, जिन्होंने कि समाज से आडंबर, छुआछूत, दकियानुकोशी, अमानवीय प्रथाओं, अकाट तर्कों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। और कबीर अपने आप में बहुत महानतम कवि भी थे। चलिए अगला, जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकारों उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को कौन कौन सी उपाधियां दी? तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त, जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी। जहांगीर का जो टाइम था वो पेंटिंग्स के लिए, चित्रकारी के लिए मुगल काल का स्वर्णकाल था। जहांगीर भी स्वयं बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। तो जहांगीर ने चित्रकारों में बहुत बड़ी उन्नति करवाई। स्वयं भी अच्छा चित्रकार था। वो कहता था कोई भी चित्रकार लाएं उसका मैं बता सकता हूँ देख करके किसने किसने बनाया होगा। खैर, जो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके दरबार में, दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, जिसमें उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र, जबकि अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 में, 1665 में, बिटवीन शिवाजी एंड मुगलों के बीच। मुगलों का सेनापति कौन था? जय सिंह। शिवाजी, मराठों और मुगलों के बीच हुई थी। मराठों की ओर से शिवाजी थे और मुगलों की ओर से जय सिंह। कौन था? जय सिंह, राजा जय सिंह। तो 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई। मुगल सेनापति जय सिंह था, तो याद रखेंगे इसको। और शिवाजी के बारे में देखें तो शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेरी दुर्ग में हुआ था, इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया। जन्म शिवाजी का 1627 में हुआ था। उनकी डेथ 1680 में हुई थी, 1680 में। और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में करवाया था काशी के पंडितों द्वारा, गंगा प्रसाद भट्ट वगैरह। तो ये आप याद रखेंगे। लगातार जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए। और ब्रह्मास्त्र सीरीज बहुत छोटी जरूर है, लेकिन ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आप अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ऐसे ही पीडीएफ, ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आइए फिर से जुड़ते हैं हम लोग ब्रह्मा सीरीज में, जो हमारी पीसीएस को लेकर या अन्य सभी एग्जाम्स को लेकर ब्रह्मा सीरीज चल रही है। पहला क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास सेवाएं
ICDS समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था? ICDS को कब लॉन्च किया गया था? तो अक्टूबर 1975 में, अक्टूबर 1975 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 6 सेवाएं, कितनी सेवा मिलती हैं? 6 सर्विसेज मिलती हैं। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम थी, समन्वित बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो यूपी में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है यूपी में? तो प्रयागराज में बन रही है। कहाँ पर बन रही है? प्रयागराज में। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना जो हृदय कार्यक्रम है आपका, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना हृदय कार्यक्रम, जिसको 21 जनवरी 2015 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसमें कुल 12 शहर सिटी शामिल थे। बताना है आपको यूपी में कितने शहर शामिल है इस बारे में से। तो यूपी के 2 शहर शामिल है, बनारस और मथुरा। वाराणसी और मथुरा यूपी के 2 शहर हृदय योजना में शामिल हैं, जिसमें कुल 12 शहर शामिल हैं देश के। कितने शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है या अशोक का नाम उल्लिखित मिलता है? अधिकांश शिलालेखों में प्रियदर्शन मिलता है, बट अशोक का नाम सिर्फ अशोक किसमें मिलता है? वो 4 शिलालेख हैं, मास्की, गुर्जरा, उदगोलम, नेत्तूर। ये 4 रॉकेट एडेसी हैं, मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेत्तूर, जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। लगातार जुटे रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर इसकी निःशुल्क PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर GS ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद मैं इनको छांट करके आपके लिए लाता हूं ताकि आप देख सकें कि आपके एग्जाम से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन थे? तो गाथा सप्तशती के जो रचनाकार थे वो हाल थे। कौन थे? हाल। ये सातवाहन शासक थे और इन्होंने इसकी रचना प्राकृत भाषा में की थी। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की प्राकृत भाषा में। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं आप सब लोग, ने अपनी पुत्री प्रभावती का जो मैरिज थी, विवाह था, वो वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड से किया था। किससे किया था? वाकाटक रूलर रुद्रसेन सेकंड से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो जो सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य आपको मिलता है वो 510 ईस्वी के आसपास मिलता है, 510 ईस्वी मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। एरण MP में पड़ता है, वहां से गुप्तकालीन अभिलेख मिला है जो कि भानुगुप्त का है। यहाँ पर सेनापति गोपराज की पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शेयर करते रहिए अधिक से अधिक। सम्राट हर्ष द्वारा लिखित नाटक कौन कौन से हैं? तो सम्राट हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली 3। और अभी इनमें से एक क्वेश्चन उत्तराखंड पेज पर मिल भी चुका आपको। सम्राट हर्ष द्वारा लिखित नाटक कौन कौन से हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली 3। हालांकि बताया भी जाता है कि इसको किसी धावक नाम के व्यक्ति ने लिखा था, लेकिन बाद में हर्ष ने उसे पैसे देकर अपने नाम से छपा ली। जो भी रहा हो, बट आपको 3 नाटक याद रखने हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। टेलीग्राम हमारा ग्रुप का ये लिंक है, हमारा अनुपम सर GS ग्रुप, इस नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तोलकापियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, ये संगम काल की रचनाएं हैं। दक्षिण भारत में संगम काल में चोल, चेर, पांड्य थे, तो उनके रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। तो जो रचनाएं हैं तोलकापियम, इसके रचनाकार हैं तोलकापियर, शिल्पाधिकारम के इलांगो इडिगल और मणिमेखले के हैं शीतले सत्यनारायण। तोलकापियम, तोलकापियर, शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल, मणिमेखले, शीतले सत्यनारायण। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, जैसे 9 था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों, जो रथ टेम्पल्स हैं, पहली बात तो पूछेंगे रथ मंदिर कहाँ बने हैं? तो महाबलीपुरम में। इन्हीं को सप्त पैगोडास भी कहते हैं। तो इसका निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता पल्लव वंश था और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इनका निर्माण करवाया था। इन रथ मंदिरों को सब पैगोडास भी कहते हैं। और इसमें सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी रथ है, जबकि सबसे बड़ा धर्मराज रथ है। सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी रथ। सबसे बड़ा धर्मराज रथ है। रट लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, कैवर्त विद्रोह किसके समय हुआ था? तो जो कैवर्त रिवोल्ट हुआ था, कैवर्त विद्रोह हुआ था, वो आपका पाल वंश के शासक महिपाल द्वितीय के समय, पाल वंश के शासक महिपाल द्वितीय के समय हुआ था। और इसी पाल वंश के शासक थे एक धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बसाई थी। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना न भूले। कन्नड़ साहित्य का तिरत्न किसे मानते हैं? तो कन्नड़ साहित्य का जो तिरत्न है, 3 जो प्रसिद्ध वहाँ के रचनाकार हैं, पंप, पोन और रन्न। पंप, पोन एंड रन्न को कन्नड़ साहित्य का तिरत्न माना जाता है। रानी रुद्रमा देवी संबंधित थी किससे? काकतीय वंश से। काकतीय वंश से, बहुत महत्वपूर्ण, अभी आया उत्तराखंड पेज में। वारंगल के काकतीय वंश से संबंधित थी रानी रुद्रमा देवी। किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा गया है?
किस राजा को गुलामों का गुलाम कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। और आज का अंतिम क्वेश्चन, तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1398 में। पूछते हैं आपसे, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में, जिसने बड़ी मात्रा में नरसंहार किया था, दिल्ली में कत्लेआम मचाया था। किसके समय किया था? नसरुद्दीन महमूद के समय। नसरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया था। और अनुपम सर जीएस ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लगातार जुटे रहिए, ऐसी ही ब्रह्मास्त्र सीरीज देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा सीरीज की, और पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का, वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? जो वेद हैं आपके चार, कितने वेद हैं? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सब का संकलन करता किसे माना जाता है? तो उसका आंसर क्या है? वेद व्यास जी। किसे माना जाता है? वेद व्यास, जिनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास को ही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी कहा जाता है। तो वेदों का संकलन करता वेद व्यास जी को माना जाता है। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद के ग्रंथ हैं? ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। किसके हैं ये? ऋग्वेद के हैं। कौन? ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के हैं। और आप यूट्यूब में अनुपम सर सब्सक्राइब करना न भूलें, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। अनुपम सर को लगातार जुटे रहेंगे, और ऐसी ही सीरीज, ब्रह्मा सीरीज के जितनी भी सीरीज वहां पर पड़ी है, लगभग 50 के आसपास, उनको देख डालिए, और पीसीएस प्री आपके झटके में निकालेंगे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड पीसीएस प्री हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चन इस सीरीज ने दिए हैं, वो सबूत वाला वीडियो पड़ा हुआ, आप स्वयं चेक कर लें। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है वेदांग। कितने वेदांग होते हैं अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन है ये आप देख लीजिए। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। दीज आर 6 वेदास। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र, राजतरंगड़ी के और हितोपदेश के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र और राजतरंगड़ी और हितोपदेश। तो अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु, राजतरंगड़ी कल्याण, राजतरंगड़ी कल्याण, और हितोपदेश के नारायण पंडित, हितोपदेश के नारायण पंडित। नेक्स्ट है रेहेला के रचनाकार कौन है? रेहेला। तो जो रेहेला के रचनाकार हैं वो इब्न बतूता हैं। कौन है? इब्न बतूता हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे, मोरक्को का रहने वाला था, और इन्होंने रेहेला की जो रचना की है वो अरबी भाषा में की है, अरबियन लैंग्वेज में की है। और रेहेला में बेसिकली डाक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है, याद रखें इस बात को। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? सबसे पहले जो पुरापाषाण काल औजार की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की 1863, 1863 में, तमिलनाडु के पल्लवरम से। कहां से? पल्लवरम, 1863, रॉबर्ट ब्रूस फूट। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख किसने किया सबसे पहले? तो आप बताएंगे किसने किया? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा की टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में किया गया, है ना। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहां पर किया गया? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और यह क्वेश्चन अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस में आया भी था कि प्रथम जैन संगीत, जो फर्स्ट जैन सेरेमनी हुई थी, जैन संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। जिस तरह बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं, उसी तरह जैन धर्म में 2 संगीति हुई हैं। पहली संगीत पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की, जबकि दूसरी संगीति जैन संगीत कहां पर हुई? बल्लवी गुजरात में हुई थी, बल्लवी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष देवादी क्षमाश्रमण थे, देवादी क्षमाश्रमण थे। और ये पीडीएफ निःशुल्क आपको मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एक पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। जुटे रहिए लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिकंदर की डेथ कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में बेबीलोन पे हुई थी, है ना, याद रखें इस बात को। सर्वप्रथम अशोक स्तंभ की खोज किसने की थी? सबसे पहले अशोक का जो पिलर थे उनको किसने खोजा? तो टिफेन थेलर ने खोया था 1750 में। टिफेन थेलर द्वारा 1750 में, कहां पर? दिल्ली में। और अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम पढ़ा किसने है? तो सर्वप्रथम पढ़ा किसने है वो आप बताते हैं। जो पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, किसने प्राप्त की थी बताइए? तो सर्वप्रथम पढ़ा किसने है? जेम्स
प्रिंसेप ने 1837 में, जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा। खोजा टिफिन थैलेर ने 1750 में, पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। याद रखेंगे इस बात को। मलेशिया में किंटा घाटी किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो किंटा वैली है मलेशिया में, क्वेश्चन वैसे आ सकता है किंटा वैली कहाँ पर है? मलेशिया में। किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए फेमस है, टिन उत्पादन के लिए। इंद्रावती और कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, बस्तर के आसपास पड़ता है, और कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, कलेसर हरियाणा। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ये संभव, अगर ना हो तो ये संभव नहीं हो पाएगा। हींग, आप जानते हैं हींग किससे प्राप्त होती है? पूछा भी गया है। तो हींग जो होता है पौधों की जड़ों से, वृक्षों की जड़ों से प्राप्त होती है। बेसिकली ये अम्बेलिफेरी कुल का एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ों से प्राप्त होती है। उसकी जड़ों से जो प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हिंग बनाई थी, जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर जड़ों हिंग बनाती है। तो हिंग से प्राप्त होती है वृक्षों की जड़ों से, रूट से। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। और याद इस बात को रखें, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को है। कॉल ऑफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को, बट इसकी जो अध्यक्षता होती है वो स्पीकर करता है। यानी कि ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, 108 अनुच्छेद के तहत। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। और ज्वाइंट सेशन आता है सिर्फ सामान्य विधेयक में। तो ये सेशन समाप्त हुआ। आज के लिए लगे रहिए, जुटे रहिए, और ब्रह्मास्त्र सीरीज जरूर देखते रहिए, करंट को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय। इंडियन नेशनल यूनियन 1885 का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया? आप ये जानते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। जो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका नाम पहले था इंडियन नेशनल यूनियन। तो इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया था? किसके सुशासन पर रखा गया था? तो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर रखा गया था। किसके सुझाव पर? दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें आप ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं दादा भाई नेहरूजी को, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दादा भाई नेहरूजी की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इन 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट चेयरमैन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और कांग्रेस नाम जो रखा गया था वो इंडियन नेशनल यूनियन, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया वो दादा भाई नेहरूजी की सलाह पर, एडवाइस पर। अगला क्वेश्चन, भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? तो लवणी जो साल्ट वाली मृदा है उसका सर्वाधिक एरिया गुजरात में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। जबकि क्षारीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वो कहां पर है? यूपी में है। ये चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मेहनत से बनते हैं, इनको अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपके काम के हैं, आप इनको रट डालिए और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ही काम का आएगा। और आप देखिए कि एग्जाम कितनी आसानी से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज द मोस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बनाइज, सर्वाधिक अर्बनाइजेशन का परसेंटेज किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो शहरीकरण है वो गोवा में है, 62.2%। नंबर 1 पर गोवा है, नंबर 2 पर मिजोरम है। सबसे ज्यादा जो नगरीकरण है वो गोवा का है, 62.2%, फिर मिजोरम 52.1%। और सर्वाधिक जो शहरी आबादी है वो किसकी है? महाराष्ट्र की है, जबकि सर्वाधिक शहरी परसेंट गोवा का है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि सबसे कम शहरी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन किस स्टेट का है। अगला है, लाइफ डिवाइन और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष हैं, जबकि अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अगला है, इंडियन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में, 1876 में
इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ कब? 1876 में। और इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो मिलकर बनता है तांबा प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जिंक। जो पीतल होता है वो कॉपर प्लस जिंक, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। जबकि कांसा जो ब्रॉन्ज होता है, कांसा आपका कॉपर प्लस टिन, कांसा जो होता है तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। याद रखेंगे, दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होती है। फिर सुन लीजिए, पीतल जो होता है तांबा और जस्ता मिलाकर, कांसा होता है तांबा और टिन मिलाकर। अगला है अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है अंगोरा ऊन? तो जो अंगोरा नाम की ऊन मिलती है वो एक प्रजाति होती है सशक या खरगोश। तो अंगोरा ऊन जो होती है खरगोश या सशक से मिलती है। किससे मिलती है? खरगोश या सशक से मिलती है। जबकि अंगोरा बकरे से मोहेयर ऊन प्राप्त होती है। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। अंगोरा ऊन खरगोश से मिलती है, जबकि अंगोरा नामक बकरे से मोहेयर ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किस बात का सूचक होता है? कि बैरोमीटर का पारा जो है वो अचानक डाउन चला जाए तो इस बात का सूचक होता है कि तूफान आने की संभावना होती है। यानी कि बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरना तूफान आने का या तूफानी मौसम का संकेत देता है। और बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर में अगर पारे का तल अचानक डाउन हो जाए तो इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं तूफान आने वाला। जिस तरह अभी आपके मन में तूफान आ रहा है, ये हम कैसे निकालें पीछे से? आप निकाल लेंगे, आप लगातार जुटे रहिए इस सीरीज में, आप बड़ी आसानी से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो उपरजीविता। क्या कहते हैं? उपरजीविता। इसमें जो दूसरा परजीवी होता है वो पहले परजीवी से भोजन प्राप्त करता है, इसे उपरजीविता कहते हैं। कालुसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किसने किया था? कालुसस नामक प्रथम, जो पहले तो क्वेश्चन 2 बन गए कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? कालुसस है। कौन सा है? कालुसस। इसे किस देश ने विकसित किया? इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन के किस वैज्ञानिक विकसित किया? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कालुसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया था। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, जो कि ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। गलत नहीं करना। और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। अगला है लोकायतन और चिदंबरा के लेखक कौन है? प्रगति के सुकुमार कप छायावादी के प्रणेता सुमित्रानंदन पंत की दोनों प्रसिद्ध पुस्तक हैं लोकायतन और चिदंबरा। छायावाद के 4 स्तंभ आप सब जानते हैं, पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चिदंबरा के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो सबसे बड़ा प्राइज होता है वो ज्ञानपीठ प्राइज होता है। और हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कवि सुमित्रानंदन पंत थे, जिनको 1968 में दिया गया था। और जबकि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जो मिला था वो जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम में। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कामायनी किस महान कवि की रचना है? कामायनी किस महान कवि की रचना है, आपको बताना है। छायावाद के मूर्धन्य कवियों में से उनका नाम है। अगला है एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। तो एडीबी की स्थापना कब हुई? फाउंडेशन कब है? 1966 का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस। तो एडीबी की स्थापना 1966 में फिलीपींस की कैपिटल मनीला में की गई। अगला है बुक्सा व इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो बुक्सा नेशनल पार्क है वो आप सब जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। जबकि जो इंटाकी नेशनल पार्क है वो नागालैंड में है। बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। और भारत और पूरे एशिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है 1936 में बनाया गया था। हैली नेशनल पार्क 1957 का नाम बदल के रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यानी कि भारत सहित पूरे एशिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आपको बताना है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर किस नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। कमेंट्स बॉक्स में आपको उत्तर देना है। अगला है सुल्तानपुर पक्षी विहार और घाना पक्षी विहार। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी और घाना वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में। और घाना पक्षी विहार केवलादेव घाना पक्षी विहार इसको बोलते हैं। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार
यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं, वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? आप जानते हैं सिनेमा में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है, और 1969 में देविका रानी रोरिक को दिया गया था। जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था 1969 में देविका रानी रोरिक को दिया गया था। और इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार जुड़े रहिए, परिश्रम करते रहिए, परिश्रम का फल सदैव मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके राज्यकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत थी वो किसके राज्यकाल में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वो कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में फर्स्ट एडी में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। और इस वक्त राजा थे कनिष्क, और इस सभा के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक। अध्यक्ष वसुमित्र। और यहीं पर आकर के बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान एंड महायान। बौद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हीनयान एंड महायान। यानी कि हीनयान और महायान में कहां पर बंटवारा हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीत में, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उस वक्त शासक कौन थे? कनिष्क। और यहीं पर संस्कृत भाषा भी अपनाई गई थी बौद्धों के द्वारा। आप ये जानते हैं बौद्धों की 4 संगीतियां हुई हैं। सबसे पहले राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र पटना में, और चौथी कश्मीर के कुंडल में। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। आप कमेंट्स बॉक्स में इसको बताएंगे। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 1884 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो शामिल लोग थे, एम वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। एम बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा के फाउंडर थे इन 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब आया था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था, कब आया था? तो 1881 1881 में, 1881 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था 1881 में। और रिपन को उदारवादी और भारत का उद्धारक माना था। रिपन के समय ही 1882 में शिक्षा पर भी एक बहुत बड़ा एक्ट आया था। आपको बताना वो कौन सा एक्ट था, नाम बताएंगे। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया। और आप लगातार जुड़े रहें और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको एक काम का लगता है। और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल रही है। किसी भी एग्जाम्स में आप मुश्किल से 50 से अधिक ब्रह्मास्त्र सीरीज होने वाली है, और आप अगर पूरी लगा लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप इतनी इजीली क्वालिफाई करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ कितना आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट या पूना समझौता जिसे बोलते हैं। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, इसलिए इसको पूना समझौता कहते हैं। इसमें क्या किया गया था? जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, उनको सेपरेट रिजर्वेशन के हटा करके उनको हिंदू धर्म में एक अंग माना गया। जो अंग्रेजों की चाल थी उसको समाप्त करने के लिए। और हाँ, ये किया गया कि इनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई 18% और 147, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हिंदू धर्म में ही माना गया। और इनको जो सेपरेट रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट चली थी अंग्रेजों ने देश के एक और बंटवारे के लिए, उसको नकार दिया गया। और ये गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। मंगोलिया और आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया आप जानते हैं, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर कैपिटल है मंगोलिया की। आयरलैंड की जो कैपिटल है दिस इज डबलिन। क्या है? डबलिन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी का कितना परसेंट है? शेड्यूल ट्राइब्स कितनी है 2011 के अनुसार? तो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है, लगभग 8.6% एसटी है। और सर्वाधिक एसटी का जो परसेंटेज है भारत में वो मिजोरम में है। और जबकि सर्वाधिक एसटी की आबादी कहाँ है? एमपी में है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि यूपी की सबसे बड़ी एसटी टाइप्स कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एसटी जाति कौन सी है।
अगला है सेंट ऑफ गटर्स किसे कहा जाता है? तो सेंट ऑफ गटर्स मदर टेरेसा को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गंदी बस्तियों में रह करके बहुत लोगों की भलाई के लिए काम किए थे। तो सेंट ऑफ गटर्स भी किसे कहते हैं? मदर टेरेसा कहते हैं। और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में 1979 नोबेल मिला था। किसका? पीस का नोबेल, शांति का नोबेल। अगला है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस के लखनऊ सेशन में ही गरम दल, नरम दल, एक्सट्रीमर एंड मॉडरेट्स एक हो गए थे। साथ ही लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया था। कहां पर? लखनऊ सेशन में, जिसके अध्यक्ष एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस रिवर पर है? तो तुलबुल जो डैम है वो झेलम रिवर पर जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल डैम झेलम जेएनके पर है। और ये निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस, बेहतरीन ब्रह्मास्त्र सीरीज आप सबके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल मिलती रहेगी निःशुल्क। अगला क्वेश्चन है पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी? तो जो पूसा बोल्ड वैरायटी है ये किसकी प्रजाति है? सरसों की है, मस्टर्ड की है। पूसा बोल्ड मस्टर्ड सरसों की। और आप ये जानते हैं भारत में सर्वाधिक जो सरसों का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR कहां पर स्थित है? तो IIHR ये बंगलुरु में स्थित है। कहां पर? बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम UPSIDC, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां पर है? UPSIDC कहां पर है? तो आप सब जानते हैं ये कानपुर में स्थित है। कहां पर है? कानपुर में है, लखनपुर के पास। और यूट्यूब अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब से जाकर के और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों को और भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। अगला है ग्रामीण विकास के लिए जो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? तो रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो सबसे पहली योजना थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये 1948 में स्टार्ट किया गया था। 1948 में इटावा के महवा गांव से ग्रामीण विकास की सबसे पहली पायलट स्कीम थी इटावा पायलट परियोजना, वो 1948 में महवा इटावा यूपी, तो महवा गांव से इटावा में प्रारंभ की गई थी। और उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय था अमेरिकी व्यक्ति थे अल्बर्ट मेयर। कौन? अल्बर्ट मेयर। और इसके बाद फिर 2 अक्टूबर 1952 को CDP, 2 अक्टूबर 1952 को CDP कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। बरेली के इज्जतनगर, यूपी में इज्जतनगर बरेली में स्थित है। और इसकी स्थापना 1889 में 1889 में हुई थी। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? तो अंग्रेजों के समय 1847 में उत्तराखंड के वर्तमान के रुड़की में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन 1847 रुड़की उत्तराखंड वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया। पूरे भारत सहित एशिया का जो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था वो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1847 रुड़की उत्तराखंड में स्थित है, सहारनपुर में। और आज इसको IIT रुड़की भी कहते हैं। तो लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और यूट्यूब के साथ साथ ही आप जो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी PDF मिलेगी। हर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस काम आएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है आपको और धीरे धीरे परिश्रम करते रहना, उसका फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? आप सब जानते हैं, इसका आंसर आपको आना भी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की थी। वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। और ध्यान रखें, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, जो अंतिम जहाँ से वो उनका निधन हुआ, वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में, कुशीनगर में हुआ था, मल्लगढ़ राज्य में। हाँ। और बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में। और बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास तरंगड़ी के लेखक कौन थे? तो रास तरंगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। कश्मीरी कवि कल्हड़ ने रास तरंगड़ी लिखी है। रास तरंगड़ी बेसिकली भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस कल्हड़ में के द्वारा रचित है ये। और इसमें कुल 8 तरंग है। कितने? 8 तरंगे। पूछते हैं कितने तरंगे थे? तो 8। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध
बहुत ही निर्णायक युद्ध था, आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। जनवरी 1760 में 1760 में वार्निवास का युद्ध हुआ और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, ब्रिटिश व फ्रेंच के बीच लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों की ओर से सेनापति थे सर आयरकूट और फ्रांस की ओर से सेनापति थे काउंट डी लाली। तो अंग्रेजों ने किसे हराया? फ्रांसीसियों को हराया, यानी कि आयरकूट ने लाली को हराया। और इस तरह इस युद्ध में हार होने के बाद फ्रांसीसियों का भारत से भाग्य समाप्त हो गया और अंग्रेजों का भाग्योदय हुआ। यानी कि इसी युद्ध के बाद से फ्रेंच का भारत में साम्राज्य स्थापित करने का जो मंसूबा था वो समाप्त हो गया और अंग्रेज फ्रेंच से बड़ी शक्ति बन गए। तो 1760 में वार्निवास का युद्ध हुआ। और अगर ये सीरीज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा हो तो यूट्यूब से जाके अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए और निःशुल्क ब्रह्मास्त्र सीरीज देखते रहिए। और जब तक पीसीएस का प्री होगा या अन्य कोई एग्जाम होंगे, उत्तराखंड का पीसीएस प्री होगा या लेखपाल या लोअर, जो भी एग्जाम, उन सब में ये क्वेश्चन काम में आ रहे हैं। देखने में बहुत छोटे लग रहे होंगे क्वेश्चन आपको, ये है ना। सतसैया के देवरो जो देखन में छोटे लगे, है ना। सतसैया के देवरो जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये मात्र 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देकर निकलेंगे और वापस जब मुझे मैसेज करेंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो आपको लगे कितने महत्वपूर्ण है। तो अनुपम सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना भूलिए। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस यात्री ने या किसने दिया है? तो दिल्ली सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण, आप डाक व्यवस्था जानते हैं ना आप, हाँ, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण विवरण इब्न बतूता ने दिया है। किसने दिया? इब्न बतूता ने, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और ये अफ्रीका मोरक्को से आया हुआ यात्री था। तो इसने अपने किस पुस्तक में? रेहेला में। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का सबसे विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया है। इसकी पुस्तक किसमें दिया है? रेहेला में। किताबुर रेहेला भी उसे कहते हैं। और ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। ये भी याद कर लीजिए। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? आदि ग्रंथ जो सिखों का बहुत महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ होता है, आदि ग्रंथ या इसी को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब एक ही बात है। तो इसको संग्रहित किया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। किसने? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया था। और अर्जुन देव जी का टाइम पीरियड 1581 टू 1606 के बीच में था। और इसमें सिर्फ सिखों के ही नहीं, कबीर के भी, रैदास के भी, जयदेव के भी दोहे मिलते हैं, सूफी संतों के भी शब्द मिलते हैं, है ना। तो याद रखें, आदि ग्रंथ को संग्रहित किया गुरु अर्जुन देव ने। रानीखेत नामक बीमारी किस से संबंधित है? तो रानीखेत नामक बीमारी जो बड़ी मात्रा में होती है, किसको? मुर्गियों से। रानीखेत नामक बीमारी मुर्गियों से संबंधित बीमारी है और ये वायरस से होने वाली एक बहुत बड़ी महामारी होती है, जिससे बड़ी मात्रा में मुर्गियों को नुकसान पहुंचता है। अगला है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं? तो दूर संचार के लिए जो हम वेव्स प्रयोग करते हैं, तरंगे प्रयोग करते हैं, वो कौन सी होती है? माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? सोनार आप जानते हैं, साउंड एंड नेविगेशन। तो सोनार में हम पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। और सोनार का प्रयोग बेसिकली नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। नौसंचालकों में समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं या उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। कौन करता है इसका उपयोग? नौसंचालकों द्वारा। इसमें किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का, अल्ट्रासोनिक। अनुपम सर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूले और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में बनी। कौन बनी? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 कोलकाता सेशन, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कोलकाता सेशन में कहाँ बनी? कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर में। प्रथम विदेशी महिला और प्रथम महिला तो आप करेंगे 1917 एनी बेसेंट। और साथ ही अगर आपसे पूछते प्रथम इंडियन वुमेन, प्रथम भारतीय महिला चेयरपर्सन कौन थी कांग्रेस की? तो 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू जी। ये सिर्फ 15 क्वेश्चन ही नहीं होते, इसकी व्याख्या से आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। आप जुटे रहिए लगातार। जब चींटी अपने शरीर के वजन से 60 गुना में उठा सकती तो आपको तो सिर्फ 2-4-5 घंटे पढ़ने। आप क्यों नहीं कर सकते? दशरथ मांझी को देखिए, आप क्या नहीं कर सकते यार दुनिया में।
माउंटेन मैन का नाम आपने सुना है। खैर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी तब, लेकिन नई दिल्ली में नहीं, तब पुणे में स्थापना की थी। वर्तमान में कहाँ? नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ? नई दिल्ली में। और यूट्यूब से आप अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है ललित एक उन्नत किस्म किसकी होती है? ललित एक प्रजाति होती है, किसकी होती है? आम, अमरूद, अम्ली, किसकी होती है? ललित एक अमरूद की बहुत अच्छी प्रजाति, वैरायटी होती है अमरूद, गुआवा की। किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं, या किस देश को कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों के देश, या कंट्री ऑफ लाखों झीलों का देश भी कहते हैं? तो फिनलैंड। चाहे झीलों की वाटिका पहुंचे तब भी आपको फिनलैंड करना है, हजारों झीलों का देश पूछे तब भी, लाखों झीलों का देश पूछे तब भी। फिनलैंड में लगभग 1,88,000 के आसपास झीलें हैं। तो कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, कंट्री ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं। जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सेंसस 2011 में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है? तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो बिहार का है। कितना है? 1106, 1106। मैंने भी 6 बोला, बिहार की भाषा में से 1106 बोलते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व नंबर 1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी? बिहार की है। नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है, फिर केरल, फिर यूपी। यूपी चौथे नंबर पर है। नंबर 1 पर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर यूपी है। और बिहार की 1106 सर्वाधिक है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की। न्यूनतम किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग या दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय सन 2001 में, कहाँ? 2001 में चित्रकूट में खोला गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। तो यूपी का प्रथम जो प्रथम विकलांग यूनिवर्सिटी है वो सन 2001 में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में खोला गया, 2001 में। अगला क्वेश्चन यूपी से ही संबंधित है। रसिया व बिरहा का संबंध किससे है? मतलब किस क्षेत्र से है यूपी के? तो आप सब जानते हैं, बहुत बेहतरीन आपकी प्रस्तुति होती है। यूपी का कल्चर अपने आप में महत्वपूर्ण संस्कृति, यहाँ की लोक नृत्य हो, चाहे लोक गायन हो, चाहे लोक वादन। तो रसिया बेसिकली जो गाया जाता है वो ब्रजभूमि में, बेसिकली मथुरा। तो रसिया का संबंध ब्रजभूमि से, ब्रज से है। और बिरहा बेसिकली पूर्वांचल से है। तो रसिया ब्रज से, बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है। यूपी के टेलीग्राम ग्रुप, अनुपम जीएस ग्रुप में लगातार जुटे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए। व्यर्थ में मोबाइल देखना बंद कीजिए, व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद करना बंद कीजिए, व्यर्थ की बातें करना बंद कीजिए, व्यर्थ का समय नष्ट करना बंद कीजिए। यूट्यूब, फेसबुक से अपने काम का ही चीज देखें, अपने वास्तविक फायदे के लिए ही मोबाइल का यूज करें, अन्य चीजों का भी यूज करें, लेकिन समय को अपने नियंत्रण में रखें। जो व्यक्ति अपने दिमाग और अपने समय को नियंत्रण में रखता है वो निश्चित रूप से सफल होगा। जुटे रहिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज देखते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।